डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन। लखनऊ में सुबह के वक्त घर में अचानक तबीयत खराब होने के बाद हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौत पर शोक जताया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अमरोहा में बंद कटाई मिल बनेगी टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। बहुचर्चित वेतन भुगतान घोटाले में कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शासन की रोक के बावजूद 10 अवैध शिक्षकों को करीब 51.46 लाख रुपए का वेतन भुगतान का है आरोप। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट गैंग का पर्दाफाश। 8 राज्यों में 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बता डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ऑनलाइन वसूलते थे पैसे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। क्या मौत भी 38 साल में किसी को आ सकती है? यह सवाल फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव के मामले में और भी चौंका सकता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई 38 साल के प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके फेफड़ों में खून के थक्के जमने की समस्या थी, जिसके लिए उनका इलाज दिल्ली एनसीआर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां खुद अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इलाज के बाद हालात थोड़ी सुधार होने के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन मंगलवार को देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव अपने घर के किचन में सुबह करीब 4 बजे अचेत अवस्था में पड़े मिले। फिर घर पर ही डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि प्रतीक पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रतीक यादव को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी थी। यह बीमारी फेफड़ों की धमनियों में खून के थक्के जमने की स्थिति के कारण होती है, जो हार्ट अटैक का कारण बनती है। आमतौर पर पैरों की नसों में, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं, में खून का थक्का बनता है और वहां से टूटकर रक्त प्रवाह के साथ फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों की सूक्ष्म धमनियों में फंसकर रक्त का बहाव रोक देता है। इसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। फेफड़ों में खून के थक्के जमने के कई कारण हो सकते हैं। लंबे समय तक बिस्तर पर रहने, हवाई जहाज की लंबी यात्रा करने, बिना हिले डुले घंटों बैठे रहने से पैरों में खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे थक्के जमने की संभावना बढ़ जाती है। बड़ी सर्जरी, खासकर कूल्हे या घुटने या गंभीर शारीरिक चोट के बावजूद नसों में सूजन, थक्के बनने का खतरा रहता है। दिल की बीमारियों या अनियमित धड़कन के कारण भी रक्त के थक्के बन सकते हैं। कुछ लोगों में जन्मजात खून का थक्का जमने की प्रवृत्ति होती है। हाल के सालों में देखा गया है कि कोविड-19 और अन्य श्वास संबंधी बीमारियां भी शरीर में थक्के बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। धूम्रपान, मोटापा, कैंसर और कुछ विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन भी इस जोखिम को बढ़ा देता है। फिलहाल प्रतीक के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले 3-4 दिनों में आ जाएगी। पोस्टमार्टम विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल की देखरेख में हुआ। प्रतीक की पहले मंगलवार रात 11 बजे तबीयत बिगड़ी थी। तब भी उन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें आराम मिला तो वह घर चले गए। इससे पहले 30 अप्रैल को प्रतीक को गंभीर हालत में लखनऊ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद उन्हें जब थोड़ा आराम मिला तो वह अपने आप ही चले गए। आपको बता दें कि फेफड़ों में खून के थक्के जमने की गंभीर बीमारी का इलाज मुख्य रूप से अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर करते हैं। आपको बता दें कि पल्मोनोलॉजिस्ट ये फेफड़ों और श्वसन प्रणाली के विशेषज्ञ होते हैं। फेफड़ों में थक्के
के मामलों में मुख्य उपचार और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहाल करने का जिम्मा इन्हीं का होता है। दूसरा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, चूंकि फेफड़ों की धमनियों में रुकावट आने से सीधा दबाव हृदय पर पड़ता है, इसीलिए हार्ट की स्थिति और ब्लड सर्कुलेशन की निगरानी के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट की अहम भूमिका होती है। तीसरा नंबर आता है हेमेटोलॉजिस्ट का। ये ब्लड में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके विशेषज्ञ होते हैं। यदि मरीज को बार बार थक के जमने की समस्या होती है तो थक के जमने के पीछे के असली कारणों को, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर की जांच, खून पतला करने वाली दवाओं की सटीक मात्रा निर्धारित करने के लिए इनकी सलाह ली जाती है। चौथा है क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। यदि मरीज की स्थिति बहुत गंभीर है, उसे वेंटिलेटर या निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ इस पूरे उपचार का समन्वय करते हैं। पांचवा है वेस्कुलर सर्जन। कुछ मामलों में यदि दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो नसों के थक्के निकालने के लिए इन सर्जन्स की सहायता ली जाती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में डॉक्टरों की एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलकर इलाज करती है ताकि फेफड़े और हृदय दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। प्रतीक यादव कुछ समय से फेफड़े की बीमारी से बीमार थे। उनके हाथ और सीने में नीला निशान है। जानकारों के मुताबिक तुरंत चोट लगने से शरीर पर लाल निशान होता है। 5 से 6 घंटे में नीला और उसके बाद काला हो सकता है। प्रतीक यादव की मौत के बाद सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वह 9:15 पर सुबह पोस्टमार्टम हाउस के अंदर गए। चिकित्सकों से घटना की जानकारी लगभग आधे घंटे रुककर पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों से बातचीत की। वह 9:55 पर पोस्टमार्टम हाउस से निकले। अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वे हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात का बेहद दुख है। वे जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। यह दुखद है कि आज वह हमारे बीच नहीं है। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। वहीं प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही यूपी की दर्जा प्राप्त मंत्री और बीजेपी नेता अपर्णा यादव कोलकाता से लखनऊ आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह मामला इतना क्यों बिगड़ा कि 38 साल के प्रतीक यादव अपनी जान गंवा बैठे। आपको बता दें कि अस्पताल से बिना डिस्चार्ज घर ले जाना एक अहम गलती थी जिसको प्रतीक यादव ने अनदेखा किया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसित खन्ना, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। डॉक्टर आसित खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यशोदा मेडिसिटी में डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही है, प्रतीक यादव की तबीयत मंगलवार रात बिगड़ी, फिर सुधार के बाद दोबारा अचानक संकट आया। ऐसी गंभीर स्थिति में गोल्डन आवर या शुरुआती समय में क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे? जी देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए ये लाइमलाइट में आ गई बिकॉज ऑफ अ वीआईपी कि लोग इसको मोस्टली गैस समझ के इसको नजरअंदाज करते हैं। प्रतीक के केस में तो कम से कम ये था कि ही एटलीस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल फर्स्ट। लोग क्या होता है कि वो पहली दफे में भी हॉस्पिटल में नहीं जाते और उसको सेल्फ डायग्नोसिस करके गैस की दवा या मोस्ट कॉमनली इनो पी के घर पे ही रहते हैं और पहुंचते ही लेट है या नहीं पहुंचते और उनको ले जाया जाता है। आप मतलब समझ रहे हैं मेरे कहने का कि उनको फिर जब तक लोग उठा के लेके आते हैं देन बाय देन इट इज टू लेट। तो देयर आर 2 और 3 थिंग्स। एक तो हो गया कि ज्ञानता कम है हिंदुस्तान में कि गैस है करके लोग इसको इग्नोर करते हैं। दूसरा होता है कि भय बहुत है कि हम जब अस्पताल जाएंगे तो डायग्नोसिस होगा नहीं होगा, पैसे लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया में 80% मेडिकल
एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट, मतलब पेशेंट की जेब से होता है, और तीसरा मेडिकल सुविधाओं का होना ही नहीं, कि कई गांव में टीयर बी सिटीज, टीयर सी सिटीज में हॉस्पिटल और ट्रेन्ड डॉक्टर्स ही नहीं हैं। डॉक्टर तो आशीष तीनों खन्ना, अगर चीजें प्रतीक यादव के मामले की बात की जाए तो सारी सुविधाएं थी, फिर भी प्रतीक यादव जो खुद अपनी फिटनेस के प्रति, अपने बॉडी के प्रति बेहद अलर्ट रहते थे, आखिर क्या उनको समझ में नहीं आया होगा या क्या हुआ होगा, समझना चाहते हैं आपके जरिए। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं बोलूंगा इसमें ओवर कॉन्फिडेंस मिक्स विद द लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जी। ओवर कॉन्फिडेंस इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है कि अभी तो हम 30 के हैं, 35 के हैं, 38 के हैं, हमें थोड़ी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस ये कि हम बहुत फिट रहते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम बहुत कॉन्शियस हैं, हमारे खाने में कोई मिलावट नहीं होती, हम रिच खानदान से हैं, तो उस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस। डॉक्टर साहब, एक अहम बात और भी है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, जी हम तो बड़े लोग हैं, हमें ये सब हो नहीं सकता। ये डॉक्टर साहब एक और बड़ी बात है कि रिपोर्ट में जैसा बताया गया है कि प्रतीक यादव के शरीर पर नीले रंग के निशान पाए गए, क्या यह ऑक्सीजन की कमी या आंतरिक रक्त के थक्कों का सीधा लक्षण है, और यह स्थिति कितनी घातक होती है? देखिए, एक्चुअली तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस पोस्टमार्टम से ही बनता है जी। इस जगह ऐसे टाइम पे कंजेक्चर करना, रूमर्स को बढ़ावा देना होगा। लेकिन इसमें दो कंडीशंस होती है मेन। एक तो होता है कि जब पहली बार गए हॉस्पिटल तो क्या उनको ब्लड थिनर इंजेक्शन दिया गया, क्योंकि अगर डायग्नोसिस हार्ट अटैक का है तो ब्लड थिनर इंजेक्शन और ब्लड थिनर टैबलेट्स हम लोग रूटीनली देते हैं, और वो देना भी चाहिए, और मोस्ट लाइकली दिया भी गया होगा। तो अगर ब्लड थिनर दिए गए हैं तो कभी कभी उससे खून के थक्के बन जाते हैं स्किन पे, जिसे हम लोग हीमाटोमा बोलते हैं। दूसरा होता है डॉक्टर साहब एक मिनट, ये आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि थिनर देने के बावजूद ब्लड के थक्के बन जाते हैं, जी क्या कारण होता है? खून के जो स्किन में थक्के हैं उनको ब्लीडिंग स्पॉट्स बोलते हैं। वो ब्लड थिनर इंजेक्शन की वजह से, खून पतला ज्यादा होने की वजह से, खून का रिसाव होने से नील पड़ जाते हैं, जो स्किन पे हमें डेथ के बाद दिखते हैं। या इवन हम लोग को लाइव पेशेंट में, जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं, वो कहते हैं कि जब से ये दवा ले रहे हैं खून पतला करने की, तो हमारे नील, अलग अलग भाषाओं में धापड़ या नील या थ्रोम्बस या क्लॉट्स, ये अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं जी। तो अगर उनको ब्लड थिनर दिया गया है तो खून के क्लॉट स्पॉट्स बनना, जिसे धापड़ बोल लीजिए या थक्के कह लीजिए, वो स्किन पे बनना बहुत मामूली सी और नॉर्मल सी बात है। अगर डेथ के बाद बनता है तो उसको हम लोग लिबिडो रेटिकुलरिस या देखते हैं, डेथ के बाद नील पड़ता है शरीर जब। डॉक्टर साहब इसके साथ एक और बड़ा सवाल है, मरीज को ऐसे कंडीशन में करना चाहिए क्या चाहिए जब इस बीमारी के इलाज में पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट की भूमिका अलग अलग होती है? एक मरीज के लिए समन्वय करना कितना चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होता है? जी बहुत 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 ज्यादा समय तो सबसे बड़ी चीज है, जिसे आपने बताया था। अब लोगों में भी अब आइडिया है कि गोल्डन आवर, कि हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक की डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर साहब आपसे उम्मीद करेंगे कि चर्चा कर रहे हैं प्रतीक यादव की 38 साल की उम्र में जो मौत हुई है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या इसे टाला भी जा सकता था? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की स्थिति शरीर में अचानक पैदा होती है या इसके कुछ शुरुआती संकेत पहले से मिलने लगते हैं जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं? जी डॉक्टर साहब, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सवाल है, ये यंग लोगों में, एंड अनफॉर्चुनेटली दोज हु आर टेकिंग सम प्रोटीन सप्लीमेंट्स या substances which are not recommended by us like steroids and creatine powders, young males जो जनरली हम लोग जिम्स में ज्यादा देखते हैं,
उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मोर कॉमन। दिस इज वन एरिया जिसमें फीमेल से ज्यादा इस प्रॉब्लम को देखा गया है कि क्लॉट्स बनते हैं लंग्स में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। और बिकॉज जो मैंने जैसे पहले कहा था कि मिक्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज, ये तीनों मिक्स करके इस कंडीशन को कई बार लोग वहम करके कि नहीं सांस फूल रही है, एक्सरसाइज ज्यादा कर ली होगी, यानी ऐसे सांस संकट में भी लोगों को लगता है कि मैं चीजों को मैनेज कर लूंगा, यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डॉक्टर Exactly. सोनिया रावत हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में। सोनिया रावत जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। आपका आवाज आ रही है? जी जी, डॉक्टर सोनिया रावत डायरेक्टर प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस सर गंगाराम हॉस्पिटल में है। मैडम, एक डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आधुनिक जीवन शैली में घंटों एक जगह बैठकर काम करना या लंबी यात्राएं करना आम है। ऐसे में स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को किन सावधानियों के साथ इस खतरे से बचना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आपका सारा इंट्रोडक्शन सुन रही थी, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें ये प्रिवेंशन में मेनली ये हमारा, जैसे आपने बताया था, मोटापा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, एक जगह पे बैठे रहना, लंबे समय तक यात्रा करना, या पैर ज्यादा नहीं हिलाना, या आजकल क्या हो गया है कि बच्चे से लेके बड़ों तक बहुत ज्यादा एक जगह पे बैठ के फोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या एक जगह पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, या एक जगह पे बैठ के ज्यादा आपस में पहले जो बच्चे थे, पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बाहर का गेम ज्यादा खेलते थे, बाहर ज्यादा खेलते थे। आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं, अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन डॉक्टर सोनिया रावत जी, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन जब प्रतीक यादव की बात आती है, हाई प्रोफाइल आदमी जो पूरी तरीके से अवेयर थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो कई लोग इस चीज को कोविड-19 से भी जोड़ते हैं। क्या कोविड-19 के बाद जो सांस लेने वाली बीमारियां हैं, शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रवृत्ति के बीच कोई सीधा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुआ है कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है? जी, अभी तक ऐसा कोई मतलब थोड़ा सा एविडेंस तो था। पहले लोग बात करते थे कि भाई कोविशील्ड वैक्सीन के कारण, 2 वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। तो कोविशील्ड वैक्सीन के कारण जो है वो यंग लोगों में, स्पेशली जैसे 38 ईयर्स ओल्डर या प्रतीक यादव जी की बात कर रहे हैं, या पहले भी देखा गया है कि जिम में जो बहुत ही ज्यादा मतलब सो कॉल्ड फिट बंदे थे, उनको भी हार्ट अटैक थक्का लगने के कारण आया है, खून का थक्का जमने के कारण आया है। तो हो सकता है कि एविडेंस हो सकता है कि ये कोविशील्ड से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी इसका ठोस सबूत, ठोस एविडेंस अभी मिलना बाकी है। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर आसित खन्ना जी मौजूद हैं। डॉक्टर आसित, यदि किसी मरीज को एक बार थक्के जमने की समस्या शुरू हो चुकी हो तो क्या उसे भविष्य में फिर से पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने का जोखिम बना रहता है? जी जी, बिल्कुल बना रहता है। और इसीलिए इन लोगों को आपको एटलीस्ट 6 मंथ या 5 इयर्स या लाइफ लॉन्ग एंटीकोagulation, दैट इज ब्लड थिनर टैबलेट देनी होती है, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा थक्का बना है लंग्स में और कितना सीरियस हालत हुई थी। वी डिसाइड कि या तो इनको ब्लड थिनर्स लाइफ लॉन्ग लेने हैं, या 5 साल लेने हैं, या 6 महीने में बंद कर देना है। कि दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स जब शुरू में आते हैं तो इंजेक्शन से ब्लड थिनर देते हैं, और बाद में कुछ दिन बाद उनको हम ओरल एंटीकोagulation मतलब ब्लड थिनर टैबलेट पे शुरू कर देते हैं और चलाते हैं, और इनको कभी बंद नहीं करना होता बिना पूछे। डॉक्टर आसित खन्ना, अगर आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ दिखता है तो कैसे पता लगेगा? एक आम आदमी की तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, अगर मुझे डाउट है तो डाउट के उस पे आप इतना बड़ा टेस्ट तो नहीं करवा सकते हैं, करना क्या चाहिए? इसे देखिए, ब्लड टेस्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोकोएगुलेंट डिसऑर्डर्स। जैसे लैब्स में होता है थ्रोम्बोचेक टोटल,
या थ्रोम्बोचेक पैकेजेस होते हैं जिसमें ब्लड के गाढ़ा होने के जेनेटिक कॉजेज भी देखे जाते हैं और एक्वायर्ड कॉजेज जो वातावरण से, आपके खान पान से या कोई दवाएं लेने से हो जाता है, उसको एक्वायर्ड कॉजेज बोलते हैं। और जो जेनेटिक कॉजेज हैं कि आप अपने मदर फादर से जो जीन्स पास हुए हैं, जैसे प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी या फैक्टर 5 लेडन, ये जीन्स हैं जो अगर आपके ब्लड में नहीं पाए गए या ज्यादा मात्रा में पाए गए तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं द ब्लड इज थिकर। और अगर ये ब्लड टेस्ट कर लिए जाए तो समय पे पता चल जाता है कि बच्चा या यंग मेल को ये प्रॉब्लम है और उनको ब्लड क्लॉट लंग्स में बनने से पहले भी ब्लड थिनर्स शुरू कर सकते हैं। और ये टेस्ट हमें ब्लड जब लंग्स में क्लॉट बन जाते हैं उसके बाद भी गाइड करते हैं कि इनको हमने ब्लड थिनर्स बंद कर सकते हैं या लाइफ लॉन्ग खाने हैं। मान लीजिए यानी डॉक्टर की सलाह सबसे अहम है। डॉक्टर की सलाह को अनदेखा करेंगे तो जान जोखिम में डालेंगे। डॉक्टर सोनिया रावत, इस दुखद घटना से समाज के लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या होना चाहिए ताकि लोग सांस और हार्ट संबंधी छोटी समस्याओं को भी गंभीरता से लें? ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, कोई भी प्रॉब्लम को सेल्फ डायग्नोज ना करें। अगर आपके घर में, परिवार में, फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट कंडीशन की, और अगर आप यंग भी हैं, मतलब एज शुड नॉट बी अ बार, कि अगर आप यंग भी हैं तो आपको जरूर और जरूर अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। और जरूरत पड़े तो आपको अस्पताल में भर्ती होकर जो डॉक्टर साहब ने बताया गोल्डन आवर, डोर टू नीडल टाइम, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आधारित होकर ही काम करना चाहिए। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको हार्ट की कंडीशन है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई स्टिग्मा नहीं है। जान है तो जहान है। आगे भी आप कई चीजें पा सकते हैं। लेकिन आजकल तो इतनी अच्छी चीजें आ गई हैं कि बाई चांस अगर आपका खून का तक्का बनता भी है तो बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कि आपको अच्छी लाइफ लीड करने में कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। और आप दोनों इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गुजारिश है कि आप सभी अपने शरीर में आ रहे बदलाव को लेकर अलर्ट रहें और कभी भी डॉक्टर के निर्देशों को अनदेखा न करें। हॉस्पिटल से जल्दी निकलने की कोशिश न करें जब तक कि डॉक्टर खुद आपको इसके लिए अनुमति न दे दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।